हमने। आई सो सॉरी, असल में एक दो प्रॉब्लम्स हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है वो सब अब ठीक है। वो घर में कोई सारी बीमार लग थे, रही है। ये वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है अब। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मुझे डॉक्टर क्वेश्चन बिस्मिल्लाह है। करना था आपसे। हाँ मैम जब हाँ तक जी। प्रेजेंटेटर नहीं आती। मैम एक हाइड्रॉप्स का पेशेंट देखा था, प्रीवियस 3 है और हाइड्रॉप्स डेवलप किया हुआ है, लाइक हम्म नॉर्मल है, बस हाइड्रॉप्स है। मैम हम्म उनको कोई टॉर्च इन्फेक्शन की भी हिस्ट्री नहीं है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, डायबिटीज अभी डायग्नोज नहीं हुई थी, ओजीटीटी अभी उन्होंने मतलब सबमिट करवाया हुआ था, अभी नहीं आई थी रिपोर्ट। ठीक मैम है। तो इसमें हमने एक्सेली हाइपरथायरॉइड ये सारा कुछ रूल आउट किया। हाँ, इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या मांगेंगे? मैम इनडायरेक्ट एटिपिकल एंटीबॉडीज मांगेंगे हम? मांग लेंगे, अगर अगर पॉसिबल है होना, बिल्कुल मांगेंगे। उसकी वो भी उसकी एक कॉज है। दूसरा, अगेन बेबी की सारी कैरियोटाइपिंग एंड एको एंड ऑल वो सब मांगेंगे। मैम फीटल एकोकार्डियोग्राफी अगर कार्डियक एनामली हम्म डिटेल्ड एनामली स्कैन पे नहीं आई तब भी मांगेंगे? मांगेंगे बिल्कुल। ठीक है। एंड मैम फिर प्रीवियस नॉन 3 इम्यून हाइड्रॉप्स भी की कॉजेज भी निकालेंगे ना, और जी मैम। अगर जी। जी मैम। मैम फिर कार्डियक एनामलीज जो मैंने बुक्स में पढ़ा उसमें लिखा है कि जो प्लूरल इफ्यूजन है और जो सिस्टोइड एडिनोमेटोइड मॉलफॉर्मेशन जो होती हैं, डायफ्राग्मेटिक हम्म हर्निया है या फिर टेकीएरिथमियाज हैं, इनको हम हम्म करेक्ट कर सकते हैं मैटरनल ड्रग्स देके या फिर एमनियो रिडक्शन करके और वो थोरेकोसेंटेसिस करके। मैम तो अगर कोई बेबी डेवलप कर चुका है हाइड्रॉप्स तो क्या हम ऑप्शन देंगे इन चीजों नॉन का या इम्यून हम? हाइड्रॉप्स में ऑब्वियसली प्रोग्नोसिस बता के, एंड ऑल्सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द जेस्टेशनल एज एट विच इट इज डायग्नोस्ड। अगर तो बहुत अर्ली हुआ है तो इसका प्रोग्नोसिस बता के और फिर सारा होगा। और लेकिन अगर वो लेट है और इतना हायर लेवल का हाइड्रॉप्स नहीं है तो फिर भी कुछ ट्रीटेबल, या फिर इमीडिएट बर्थ, क्योंकि हमारे कंट्री में तो बर्थ के बाद इसकी शायद ट्रीटमेंट ज्यादा बेहतर हो। लेकिन ऑब्वियसली इम्यून हाइड्रॉप्स का फिर भी ट्रीटमेंट है, तो फिर इम्यून हाइड्रॉप्स का हम ऑप्शन ट्रीटमेंट का दे मैम सकते हैं, लेकिन पैरवो नॉन में। इम्यून में हाँ जी मैम। मुश्किल मैम है पैरवो में ज्यादा। तो सुना है कि एक ट्रांसफ्यूजन से बेटर हो जाता है तो उसमें देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन मैम तो यूट्रो कैटेगराइज ट्रांसफ्यूजन। कैसे करेंगे कि हाइड्रॉप्स माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सिवियर है, वो हम कैसे करेंगे? वो तो देखो, मोर देन 2 द में थिंग इज करेक्शन। कि अगर हाइड्रॉप्स आपका अपीयर हो गया बहुत अर्ली, एंड इफ इट इज नॉन इम्यून, अगर 20 वीक्स पे जाके डेवलप हो गया, इवन यू कैन फाइंड नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स एट द एज ऑफ 12 वीक्स, जब नकल थिकनेस का स्कैन कराते हैं। जो नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स एट टाइम, बिकॉज इम्यून वाला होता है जो कि एंटीबॉडीज बनने के बाद डेवलप होना शुरू होता है ना 20 वीक्स के बाद। जो नॉन इम्यून है वो तो अर्लियर अपीयर भी हो सकता है। तो फिर उसके अंदर तो इवन टर्मिनेशन इज इवन अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो बहुत अर्ली डेवलपमेंट है विद द कैरियोटाइपिंग ऑफ द बेबी। लेकिन अगर वो 20 वीक्स के बाद है, अगेन अगर वो इम्यून हाइड्रॉप है, यानी कि वो एंटीबॉडीज वाला हाइड्रॉप है और 20 वीक्स पे है, उसका भी कोई इतना अच्छा इसलिए प्रोग्नोसिस नहीं है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आपको 28 वीक्स पे या 30 वीक्स पे नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स मिला है, तो देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द कॉज, और उसका फिर आप 32 या 34 वीक्स पे डिलीवरी प्लान कर सकते हो, ताकि बाद में शायद फिर भी कुछ आप ट्रीट कर सको। इसी तरह अगर इम्यून हाइड्रॉप्स है और इफ यू डोंट हैव एनी फैसिलिटीज, चलो इन यूट्रो ट्रांसफ्यूजन तो जहाँ नहीं है आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। लेकिन आप किसी तरह अगर आपको लग रहा है कि वो कंडीशन डिटेरियरेट हो रही है आफ्टर 34 वीक्स, तो भी आप उसकी अर्ली डिलीवरी करके पोस्ट डिलीवरी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो इसके अंदर अगेन वी जस्ट नीड टू आउटवे द रिस्क एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कॉजिंग डिलीवरी एंड और डिलेइंग द प्रेगनेंसी। तो इस वजह से उस सही है वक्त हम मैम। रूल आउट करते हैं कि किस टाइम पे डिलीवरी करनी है। लेकिन मैम अगर मीन्स अर्ली हम। डिटेक्शन है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इंक्रीज, एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू कॉज मोर हार्म टू द बेबी। और फिर उसमें कोई भी नॉर्मली अगर अर्ली डिटेक्ट हो गई है, इवन हाइड्रोकेफलस या हाइड्रॉप्स या कोई चीज, तो उसका आप टर्मिनेशन एडवाइस कर सकते हो। लेकिन अगर वही आपकी डेवलप हुई है 28 या 30 वीक्स पे जाके, देन यू कैन डेफिनेटली आउटवे रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स, कि उसकी डिलीवरी को डिले करना उसके लिए बेहतर है या फिर हार्मफुल। तो उस चीज को हम फिर आउटवे कर सकते हैं। सही है ठीक मैम। है। हम ऑप्शंस पेशेंट को दे देंगे, बता देंगे कि मोर्टेलिटी का रेट इतना ही है, चाहे हम हाँ, ट्रीटमेंट कर भी दें तब भी, और फिर आगे बिल्कुल पेशेंट की विश है। ऐसा ही है। सही है मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी। डॉक्टर पश्मीना का आज जी केस है। अस्सलाम मैडम वालेकुम एक मैम। क्वेश्चन चालू वालेकुम से। सलाम। मैडम जी, एक क्वेश्चन। चलो जल्दी से कर लो फिर हम केस कर लेते अच्छा हैं। मैडम एक क्वेश्चन, वो है हम्म मेल फैक्टर है एजोस्पर्मिया। हम्म फीमेल जो है सारे हार्मोन्स नॉर्मल है और ट्यूब्स भी पेटेंट है, तो हम लोग हम्म इसको एक्सी ऑफर कर सकते हैं आईयूआई के थ्रू, क्योंकि आईवीएफ वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इक्सी ऑफर करना है किसके थ्रू?
IVI यानी प्रोसीजर जो है, अगर हाँ IVI बिल्कुल, बायोप्सी और उसके थ्रू करके स्पर्म एक्सट्रैक्शन के बाद इसी आप एडवाइस कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी डॉक्टर जी मैम। पश्मीना। जी मैम, स्टार्ट कर दूं? हाँ जी, आप बिल्कुल स्टार्ट कर दें। 28 years old, Sanam, wife of Asif, married for 8 years, non-consanguineous, first marriage of both partners, lives in Korangi, 30 minutes from the Index Hospital. Studied till 6th standard, housewife, Grada 3, para 2+0, previous SVDs, last born 5 years back. Last menstrual cycle 24th of February 2021, sure of date with regular cycles. Period of gestation 3 weeks. Estimated date of delivery 1st of December 2021. Her blood group is A positive, no known comorbids. Date of admission is 12th October 2021 via OPD. Presented with complaint of lethargy, easy fatigability, and shortness of breath and exertion since 3 weeks. According to the patient, this is spontaneous planned conception. She was overdue for 13 days. Did her urine pregnancy test at home, which came out positive. She had a history of excessive nausea, vomiting in first trimester. The vomiting is 3 to 4 episodes per day, contain water or food particles, sometimes and mostly at the morning times. She has nausea and vomiting. Which has been subsided on oral and sometimes injectable antiemetic, which was prescribed from the nearby clinic, but she never got admitted at hospital because of this. On scan, no scan was done in the first trimester, no folic acid intake, no blood and urine investigation done in the first trimester. Her blood pressure was checked, which was not raised. There is no history of vaginal bleeding and discharge, no history of fever, flu rash. At 4 months of gestation, her first scan was done, which shows 2 fetuses. Date not known to my patient. No any other finding told to my patient by the doctors regarding ultrasound. She experienced baby movements at 5th month of gestation. No anomaly scan was done. OGTT not done. Blood pressure checked at 7 month of gestation, which was normal. She has booked herself in the tertiary care hospital at 7 month of gestation, where blood urine test was done, which the blood report showed decreased red cells. She took hematinics since then, but she was not complying due to gastrointestinal upset. She stopped taking it, and after a month, she did not. She stopped taking after a month. She has not received the tetanus toxoid vaccine. She perceived excessive fetal movement and abdominal growth more than the period of gestation. Her second scan was done a week back, which shows no abnormality. Her first twin is vertex presentation. Other one is breach. Her she has not experienced lethargy, weakness, easy fatigability, and shortness of breath on climbing 2 to 3 staircase. There is no history of bleeding from any orifices, no history of bleeding, blood transfusion in previous pregnancies. However, she received parenteral iron in last 2 pregnancies due to intolerance to oral iron. She has no history of worm infestation in stool, walking barefoot in fields. Spica is positive. She used to eat raw rice since 4 months of gestation, almost handful every day. She has no history of polyuria, polydipsia, noxuria, increased urinary frequency, no history of heat or cold intolerance, increased sleep or insomnolence, or decreased level of concentration, or feeling of lump in neck, no history of chest pain, palpitation, leg swelling, rectal bleeding, varicose vein, no history of heartburn or dyspepsia. She used to take green leafy vegetables 2 to 3 times a day with salads, red meat once in 20 days, chicken once in a week, milk and egg regularly, could not afford the fruits and dry fruits. Due to decreased hemoglobin, she got admitted yesterday for the correction of anemia. In what her blood test was sent and urine test was also sent, the reds and dices are decreased. Her obstetric history: Gravida 3 para 2+0, both alive. First male 7 years back through normal vaginal delivery, no attended interpartum postpartum complications. Parenteral iron infusion was given parenterally. The baby was breastfed and vaccinated. Other is baby girl, 5 years old, normal vaginal delivery, no antenatal interpartum postnatal complications, breastfed and vaccinated. However, there is a history of parenteral transfusion antenatally. Gynecology, their menstrual flow is normal, 2 to 3 pads per day, menstrual cycle regular for 5 to 6 days per month. No dysmenorrhea, intermenstrual postcoital bleeding. Tabs were never taken. Contraception practice. Postpartum intrauterine contraceptive devices was taken for 4 years, which was removed in last year.
Past medical and past surgical non-significant. Personal history, sleep and appetite is decreased. No bowel maturation complaint. No additive to pan, Gutka and Charlie. However, Pica is positive. Mother is hypertensive since 2 years. Father and other siblings in usual state of health and family. No history of blood transfusion history in family. She belongs to lower socioeconomic class. Husband is electrician and 10 to 15 thousand per month. Lives in rent house with joint family. Use tap water to drink, and basic necessities of life met with difficulty. On general physical examination, young female sitting comfortably in bed, well into time, place in person, and with BMI of 26 kilogram per meter square. Blood pressure 110 by 80 millimeter of mercury, pulse 80 beats per minute, good volume. Respiratory rate 18 per minute, temperature 98.4 Fahrenheit, mildly pallor on palmar keys and lower conjunctiva, jaundice, edema, cyanosis, koinonia, and clubbing not appreciable, all accessible lymph node not palpable, thyroid not enlarged, JVP not traced, breast on palpation symmetrically enlarged, no discoloration of the skin or any skin retraction, nipple adrenal complex is normal. There is on palpation no mass palpable in all four quadrant, and no axillary lymph node palpable, no discharge from the nipple bilaterally. On cardiovascular examination, as soon as to heard, no murmur and edit sound heard, apex beat at the fifth intercostal spine, mid-clavicular line, respiration normal, vesicular bilateral breathing, chest clear bilaterally, equal air entry. On per abdominal inspection, protuberant abdomen asymmetrically enlarged, stria nigra and gravidarum present, no scar marks, umbilical centrally placed, inverted, handle orifices free. On palpation, symphyzofrontal height 36 centimeter, more than 3 fetal poles palpable. First twin seemed to be cephalic presentation. However, second twin presentation could not be appreciated. Lycoworm seemed to be adequate. Estimated fetal weight could not be assessed. The fetal heart sound twin 1 is 145 beats per minute and twin 2 is 152 beats per minute. No pedal edema. ठीक है, चलो गुड. अच्छा, हिस्ट्री एग्जामिनेशन हो गया. आपने कुछ खत्म किया तकरीबन 5 मिनट्स में. 5 minutes में. बहुत जल्दी. यू वर रनिंग. आप भाग रहे थे. मतलब मैम जब मैंने प्रैक्टिस किया था इट वाज बियॉन्ड 7.5 मिनट. आपने चलो मेरा ख्याल है हो सकता मैंने 11-12 आपका टाइम नोट किया था व्हेन वी स्टार्टेड. हो सकता है कि ज्यादा हो मेरे उस वक्त. ठीक है, तो 11-17 है मेरे इसमें. तो चलो इफ नॉट 5-6 या 7 मिनट्स होगा. इट शुड बी 8 मिनट्स. आप फॉरगेट अबाउट द टाइम. आपका पर्पस क्या है हिस्ट्री एग्जामिनेशन का? एग्जामिनर को रजिस्टर कराना व्हाट यू आर सेइंग. ठीक है, यू कैन नॉट बी मोनोटोनस. आपकी एक टोन थी, ए से शुरू हुए हो जेड तक, आप उसी टोन में हो. कहीं पता नहीं चला. अगर किसी ने सुन लिया हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में कि HOPI में 4th मंथ पे स्कैन हुआ, ट्विन है, तो उसे पता है कि केस क्या है, वरना उसको नहीं पता कि ट्विन प्रेगनेंसी का केस है. बायोडेटा में अननेसेसरी बातें. यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड. व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट अबाउट हर एजुकेशन इन बायोडेटा? व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट सो. उससे हुआ ये कि कितनी इंपॉर्टेंट. आई मिस्ड द जेस्टेशनल एज. मुझे नहीं समझ आई वो कितनी जेस्टेशनल एज पे. आपका बायोडेटा इतना क्लियर होना चाहिए. आप जब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोलो, एग्जामिनर को निकालनी ना पड़े अपनी उंगलियों पे कि कितने वीक्स पे पेशेंट. ओके. आपका मकसद वहां पर ये नहीं है कि आपने अपनी थ्योरी के सारे पॉइंट्स पूरे करने हैं. अगर आपकी थ्योरी रह भी जाएगी ना, तो भी आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे, क्योंकि थ्योरी तो आप पास करके आए हुए हो. आपने एग्जामिनर को रजिस्टर कराना है. दिस इज नॉट ओनली एन एग्जाम ऑफ योर क्लिनिकल स्किल्स, इट्स एन एग्जाम ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल. किस तरीके से आप बात कन्वे कर रहे हो. आपको पता है कि आपका केस क्या है और इसमें क्या चीज आपने पूरी हिस्ट्री में एग्जामिनर को रजिस्टर कराना है, डिस्पाइट कवरिंग अदर पॉइंट्स एज वेल. यू शुड नो दैट इन योर बायोडेटा एग्जैक्टली. आपने इतनी सारी चीजें बायोडेटा में एक्स्ट्रा बोली कि इनिशियली ऑब्वियसली मैं तो खैर और से सुन रही थी, इसलिए मैं पिक करती रही पॉइंट्स, कि आपने पेशेंट के नेम को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी. मतलब आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट इज अ वेरी फर्स्ट थिंग. यू हैव टू स्टार्ट विद शी इज सीमा whatever इब्राहिम, जो भी उसका नाम. यू स्टार्टेड शी इज 28 years of age. बीच में एकदम से तेजी से बोले सीमा वाइफ ऑफ दिस और आगे अननेसेसरी बातें. एजुकेटेड दिस, नो कोमॉर्बिडिटी. व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट कोमॉर्बिडिटीज इन बायोडेटा? मतलब जब आपके हॉस्पिटल में जो वार्ड होगा, बुकिंग कार्ड है, उसके बायोडेटा को जाकर देखो, उसमें कहीं कोमॉर्बिडिटी बायोडेटा वाले
पैटर्न उसमें नहीं है, वो इतना फोकस्ड है कि उसमें नाम इतना इम्पोर्टेंट है और एड्रेस कितना इम्पोर्टेंट है मरीज का। देयर इज अ रीजन क्यों वो कहते हैं कि ओपीडी में जो डॉक्टर जो एक वक्त में 70 मरीज देख रहा है एक दिन में, उसने मरीज का पूरा एड्रेस लिखना है, उसने मरीज का नाम लिखना है, मिसेस सीमा बिलाल वाइफ ऑफ मिस्टर इब्राहिम फारूक, यू नो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। उसकी एक सिग्निफिकेंस है, मैं पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ। नाम और उसका एड्रेस इसलिए बायोडेटा में इम्पोर्टेंट है कि कल को खुदा ना खासा इफ यू फाइंड आउट कि उसकी बायोप्सी पे कोई मेलिग्नेंसी आ गई है या उसको स्कैन करा के वो गई है, उसको आपको पता लगता है कि बेबी एनोमलस है या उसकी टीओपी होनी चाहिए, बट शी देन गोज अवे, शी डजंट पिक अप हर रिपोर्ट, यू शुड हैव हर एड्रेस। आप उसके एड्रेस तक ईमेल कर सको, उसको मेल कर सको, उस तक पहुंच तो सको। तो हर एलिमेंट की इम्पोर्टेंस है, और वो एलिमेंट को अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो वो वहां पर खत्म हो जाएगी। कोमॉर्बिडिटी की इम्पोर्टेंस थी HOPI या लेटर ऑन मेडिकल हिस्ट्री में, तो एग्जामिनर वही सुनना चाहता है। अगर आप तो बायोडेटा में ही पास फेल का फैसला एक्चुअली हो चुका होता है, क्योंकि आपका एक एक सेगमेंट कितना इंपॉर्टेंट है जो आप पूरी ट्रेनिंग में सीखते आए हो। आप दोबारा से जाके एक दफा अपना एंटीनेटल कार्ड उठा के देखो डिपार्टमेंट का, उसकी एक एक सेगमेंट इसी तरह ही बना हुआ है। सो यू स्टार्ट विद द नेम नॉट विद द एज। एक बंदे की आइडेंटिटी होती है, हम अगले पेशेंट को ऐसे तो अप्रोच नहीं करते ना कि अच्छा अभी आपकी उम्र कितनी है, अच्छा फिर तीसरे सवाल होगा अब आपका नाम क्या। नो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फुल नेम। कोई क्लिनिक पे आके कहता है मिसेस इब्राहिम, हम कहते हैं नहीं, हमें अपना पूरा नाम बताएं। दिस इज व्हाट वी ऑल डू एंड यू आल्सो डू एक्चुअली इन ओपीडी एज वेल। तो यही आपने एग्जाम में करना है। तो यू हैव टू स्टार्ट विद द नेम, वाइफ ऑफ दिस, दिस एज के साथ ही अगर आप उसका ग्रेविडा 3 पैरा 2 मेंशन करना चाहते हो, वो आप अपना पैटर्न खुद बना लो। हाँ, ब्लड ग्रुप आप बायोडेटा में एंटर कर सकते हो कि चलो ब्लड ग्रुप दिस और फिर ग्रेविडा 3 पैरा 2। इवन यहाँ पे अगर आप प्रीवियस 2 SPDs कहना चाहते हो कह दो, वरना ये भी फिलहाल इधर कहने की जरूरत नहीं है, वो भी हम नीचे उसके पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में बात कर लेंगे। क्योंकि अगर वो ग्रेविडा 3 पैरा 2 एंड व्हाट इफ शी इज 1 सिजेरियन 1 SPD, तो क्या आप अब यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दो कि शी इज 1 प्रीवियस 1 एंड वो कोई सेंस नहीं बनती। सो शी इज ग्रेविडा 3 पैरा 2 विद लास्ट चाइल्ड बॉर्न दिस। बाकी एक्चुअली पॉइंट्स आपने सारे कवर किए थे, लेकिन एक्स्ट्रा बातें बेइंतहा थी, वो ठीक नहीं है। उसके बाद जब आप यूं नहीं बोलते, आप बायोडेटा के बीच में नहीं बोलते कि हर LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट इज 24th of Feb, साथ ही बोलो ना एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। उसके अगली लफ्ज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, और उससे अगला सेंटेंस भी या तो जेस्टेशनल एज है। यूं नहीं होता कि हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट इज दिस विद द जेस्टेशनल एज ऑफ 33 वीक्स, फिर आगे उसका शायद आपने एड्रेस बोला और फिर कहीं जाकर आपने एंड पे बोला विद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ दिस। मैंने LMP बोला, फिर उसके बाद श्योरिटी ऑफ डेट का बताया, एंड देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। नोबडी इज इंटरेस्टेड। अभी आप श्योरिटी ऑफ डेट बेशक HOPI में करो, आपको अकॉर्डिंग टू द पेशेंट लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट इज दिस, you are telling the date, which means that she is sure of date. If she is not sure of date, then how can you tell the date? ठीक है ना? Nobody is interested in knowing if she is sure of date, और ये तो बहस होगी आगे जाके HOPI में। फिर बहस हो जाती है कि कैसे पता आपको श्योर ऑफ डेट है। वो आपने क्या उसके पास डायरी लिखी हुई थी जिसके ऊपर था, क्योंकि श्योर ऑफ डेट तो होना बड़ा मुश्किल काम है, एक्सेप्ट कि आपने कहीं लिख के रख लियो या फिर आपने कोई शुरू में, वो तो एक अलग डिस्कशन है। सो एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी, यू हैव टू बी वेरी वेरी मच फोकस्ड। एग्जैक्टली यू नीड टू टॉक द वे आपका एंटीनेटल कार्ड बना हुआ है। वहाँ कहीं डेट के LMP के खाने के आगे श्योर और अनश्योर का डब्बे नहीं बने हुए कि आप उस पर टिक लगाओ कि श्योर ऑफ डेट है, ऐसे ही है, कहीं भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना? जहां भी LMP डैश EDD डैश जेस्टेशनल एज डैश कार्ड इस तरह बना होता है, ये नहीं बना होता कि LMP डैश आगे यस और नो का खाना बनाओ श्योर ऑफ डेट या अनश्योर ऑफ डेट्स, इट्स नॉट लाइक दिस। तो इतना फोकस्ड के सुनने वाले को एग्जैक्ट पता चले कि आप भी फोकस्ड हो, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपका केस क्या है। सो आपने अपने बायोडेटा एंड देन अगेन यस यू हैव टू टॉक अबाउट हर एड्रेस। एड्रेस मीन्स कि उसका हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, कहाँ पर वो रहती है, शहर कहाँ है, ये वो। इफ यू रियली थिंक दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट द डिस्टेंस ऑफ हर हाउस फ्रॉम द हॉस्पिटल, देन यू कैन टॉक अबाउट दिस एट द वेरी सेम टाइम, वरना ना भी करो। उसके बाद शी केम एट जेस्टेशनल एमेनोरिया ऑफ 33 + 2 वीक्स, या जो भी आपने कैलकुलेट किया, विद ट्विन जेस्टेशन। यहीं पे बताओ ना ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है ना? शुरू में ही उसने आते ही आपको बताया कि मैं 33 वीक्स पे आपने कैलकुलेट कर लिया, मेरे 2 बच्चे हैं पेट में, आई एम हैविंग ट्विन प्रेगनेंसी एंड आई एम हैविंग व्हाटएवर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और ये सारा कुछ। तो
because presenting complaint is one thing which is going to decide next 1 hour जो आपने एग्जामिनर्स के साथ गुजारना है. अगर वो presenting complaint में कोई चीज मिस हो जाएगी तो how can you pass? So you'll say gestational age of this with twin pregnancy और ये आगे she came with the shortness of breath etc etc. फिर HOPI was good actually. उसमें आपने पॉइंट सारे कवर किए लेकिन आप बहुत जल्दी में थे. Then you use many medical terms. Again, कुछ unnecessary बातें. Why do you really need to talk about thyroid in every patient when you think that you don't really have time? अभी तो ये बिल्कुल सीधा साधा सा केस था. ये तो एक twin pregnancy with anemia था. What if she had hypertension also? What if she had diabetes also? तो क्या करते? फिर और दौड़ लग जाती. तो इस तरह से नहीं. अब आपके जब presenting complaint में twin हो गया तो आप कहोगे कि initially she never visited any doctor, so in the first trimester she did not know actually that she had twins. Instead फिर आप twins के सारे risk factors बोलोगे ना कि twins उसको did she take any ovulation induction, और यहीं से अगर आप mention शुरू कर दो कि उसने 4 साल कॉपर्टी रखवाए रखी और अब निकलवाई है तो spontaneous conception तो और भी अच्छा लगता है. लेकिन चलो आपने आगे गायनी की हिस्ट्री में कवर कर दिया. लेकिन क्योंकि आपका केस है अनीमिया का एंड शी हैड अ कॉपर्टी, तो इट वुड हैव लुक्ड इवन बेटर कि अगर आप मेंशन करते कि उसको कॉपर्टी थी एंड शी हैड HMB थ्रू आउट, जिसकी वजह से उसको शुरू से ही अनीमिया था. मतलब आपने एक कॉज भी हमारे सामने लाकर रख दी ना कि अदर देन ट्विन प्रेगनेंसी देयर वाज अ कॉज फॉर हर अनीमिया. तो वो एक सही वाला लिंक बन जाता. या फिर आप उसकी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में विद कॉपर्टी ये मेंशन कर देते. एक्चुअली आपने कॉपर्टी का लफ्ज भी नहीं यूज किया, यू जस्ट सेड दैट शी हैड सम डिवाइसेस. अल्लाह जाने it was property. हाँ, तो आप डिवाइसेस में तो 1000 डिवाइसेस आ जाती है. नोवा रिंग को भी डिवाइस ही कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव नोवा रिंग भी होती है, जिडाल, इम्प्लानॉन, 1000 डिवाइसेस होती हैं. खैर चलो, तो मैंने तो यही कंसिडर किया कि कॉपर्टी होगी तो जिसकी वजह से HMB और अनीमिया और अब ट्विंस हो गए. तो चलो खैर बहरहाल तो शुरू में फिर ट्विन से रिलेटेड आप, लेकिन बिकॉज पेशेंट डिड नॉट नो कि शी हैड ट्विन प्रेगनेंसी बट नाउ वी नो दैट शी हैड ट्विन प्रेगनेंसी, तो हम इस ट्विन प्रेगनेंसी को उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम से रिलेट कर सकते हैं, कंसिडरिंग हाइपरेमेसिस एंड ऑल दैट. एंड देन अगैन शुरू से आप उसके हाइपरटेंशन, डायबिटीज की हिस्ट्री पूछते होगे जो कि सारे ही एग्जैजरेटेड सिम्टम्स होते हैं बिकॉज ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी. और फिर अनीमिया का शुरू से ही पूछेंगे. देन 4th मंथ में उसने जाके कराया. देन अगेन यू यूज्ड अ बिट ऑफ मेडिकल टर्म्स, क्योंकि उस शुरू से एक एग्जामिनर भी यही सुनने की कोशिश में होता है कि क्या ये मोनोकोरियोनिक थी या नहीं. तो आप बट वो आपने इस चीज़ को, बात ये कि यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि आपने किस चीज़ को एम्फसाइज करना है. आपको अपनी टोन कम और ज़्यादा करनी है, आपको अपनी स्पीड बीच में स्लो और तेज़ करनी है, ताकि अगर कोई एग्जामिनर सो गया बीच में तो वो एकदम से उठ के सुने. सो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक फ्लो में बोल दिया कि कोरियोनिसिटी वाज नेवर चेक्ड इन एनी ऑफ द अल्ट्रासाउंड्स. दिस इज नॉट द वे. तो आप कैसे, कोरियोनिसिटी तो पेशेंट को भी नहीं पता. शी नेवर न्यू इफ द प्लेसेंटा, इफ बोथ बेबीज हैड द सेम, हैड वन प्लेसेंटा, या कुछ इस तरह लेमैन टर्म ने जिस तरह आपने. Ma'am, I didn't say that. I said that on 4 months of gestation, she was told there are 2 fetuses on the scan, but other findings are not told to my patient. तो कुछ और अदर फाइंडिंग्स में अल्लाह जाने. तो फिर अदर फाइंडिंग्स में बोलो कि आप क्या फाइंडिंग्स और एक्सपेक्ट करना चाहते हो उससे बताना, ताकि क्लियर हो ना कि यानी एब्नॉर्मैलिटी वगैरह कुछ और नहीं बताया था उसको. मैं ये बताना चाहती हूँ. 4th मंथ में अगर आप एब्नॉर्मैलिटीज की बात करोगे तो वो फिर ठीक नहीं होगी. 4th मंथ में वी डोंट एक्सपेक्ट कि या तो 3rd मंथ में हो या फिर वो 5th मंथ का स्कैन हो. अर्ली ट्राइमेस्टर में हो आप उसकी ये इस वक्त तो सिर्फ ये बात हो सकती है जो वेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ है कि कोरियोनिसिटी उसको बताई गई है कि नहीं बताई गई. ट्विन बता दिया और कोरियोनिसिटी बताई. आपको हर अल्ट्रासाउंड की इंपॉर्टेंस उस हिसाब से, क्या हर अल्ट्रासाउंड पे हम एब्नॉर्मैलिटी को रिलायबल समझते हैं? नहीं. हम सिर्फ 11 से 14 वीक्स पे नकल थिकनेस और 18 से 22 वीक्स पे नॉर्मली स्कैन को रिलायबल समझते हैं. उसके बीच में हम खुद भी बात नहीं करते कि कोई एब्नॉर्मैलिटी बताई गई या नहीं बताई गई. So all we need to know is that it's a twin pregnancy and whether she had 1 placenta or 2 placenta separately for each baby, or the 2 babies are in 2 separate sacs. पेशेंट को ये जरूर वैसे पता होता है कि दोनों बच्चे इनकी थैलियां अलग हैं या एक ही. ये मरीज को पता होता है वैसे शुरू के स्कैन से. तो ये आपने अगर नहीं पता तो आप बता सकते हो कि she cannot tell exactly about the chorionicity, and she cannot tell exactly if the babies are in one sac or if they have got 2 separate sacs. I'm not a sac. आप बात कर सकते हो इस तरह से. तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है. उसके बाद द रेस्ट वाज फाइन. आपकी एनीमिया की हिस्ट्री भी ठीक थी. बहुत अननेसेसरी बातें थी उसमें, बहुत ज्यादा. मतलब
मतलब थायराइड पे इतना ज़्यादा एम्फोसाइज से ज़्यादा मुझे ज़रूरी सुनना था कि क्या पता उसको कहीं डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन ना हो जो कि उसने मिस कर दी हो। और देन अगेन बिकॉज ट्विंस के अंदर जो रिकमेंडेड है, आपको बोलना चाहिए था कि 4th मंथ में तो स्कैन हो गया, लेकिन क्या हर 2 वीकली उसका स्कैन होता रहा या नहीं हुआ, कि उसके 16 वीक्स के बाद जिस तरह की गाइडलाइन में है कि स्पेशली विद मोनोक्रियोनिक प्रेगनेंसी, तो जो जो नहीं हुआ वो भी मेंशन आपको करना है, ताकि पता चले कि अगर ये मरीज आपके पास आती तो क्या क्या होता, या व्हाट यू रियली वांट टू नो अबाउट हर, कि शुरू से उसका क्या क्या चेक होता रहा है। तो वो सब आपने बिल्कुल मेंशन नहीं किया हुआ था। सो एक्चुअली एंड अगेन फिर आगे जाके अच्छा जो एग्जामिनेशन था उसमें मुझे बड़े कान खड़े करके सुनना पड़ा था, बहुत दौड़ लगी हुई थी, आप बहुत ज़्यादा आप तेज़ी से चल रहे थे। यू जस्ट नीड टू, आपने अपनी टोन भी चेंज करनी है। आपका मकसद ये नहीं है कि आपने हर चीज़ कवर कर देनी है। येस यू शुड कवर इट एंड यू विल कवर इट, स्पेशली अगर आपने फिंगर टिप्स पे हर टॉपिक के जिस तरह हिस्ट्री के पॉइंट्स याद किए होंगे, जैसे कि मैं वैसे भी अपनी क्लास में बताती हूँ कि तैयारी कैसे करना है अपनी, तो खैर इंशाल्लाह आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, यू हैव टाइम नाउ। अब अगला एग्जाम जो है कब तक एक्सपेक्टेड होगा, क्या मैम है? नवंबर है अच्छा, ना? अभी तो बैच अगला है नवंबर में जी है ना? जी अच्छा, अभी तो वो वाला भी है, ओके फाइन, अदरवाइज आई थॉट कि 3 मंथ्स है, लेकिन इट्स ओके, नवंबर भी है तो अभी वी हैव स्टिल एटलीस्ट 2 वीक्स। तो उसके अंदर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक, जिस तरह मैंने पहले कई दफ़ा बताया कि फिंगर टिप्स पे हर टॉपिक के पॉइंट्स की ट्विन है तो ये होना चाहिए, और एग्जामिनेशन में क्या क्या होना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट वो फोकस्ड चीज़ ना मिस करो, ताकि अगर उसके साथ उसको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या ऐसा कुछ है, तो कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो, उसके अंदर आपके सारे फिंगर टिप्स पे पॉइंट्स कवर हो जाए। और फिर एग्जामिनेशन पे, अब एग्जामिनेशन में शी हैड दिस अनीमिया, उसके अंदर ठीक है आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में बाकी तो सारी चीज़ें बेशक कवर करो कि उसका जो भी है, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें सुनने की थी वो आपने बोली भी, लेकिन ऑब्वियसली अगैन वो आपको थोड़ा सा एम्फसाइज ज़्यादा करने की ज़रूरत है, थोड़ी आवाज़ ऊंची करके या स्लो डाउन होके, कि पैलर है, कोइलोनिकिया पे कमेंट, एंड देन जेवीपी पे कमेंट बिकॉज एनीमिया है एंड शी हैड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड देन more emphasis on the cardiovascular examination because she had shortness of breath, so you never know कि वो क्या हो। और उसके बाद then her abdominal examination was not bad actually, लोग ट्विन प्रेगनेंसी के abdominal examination में बड़ी मार खा जाते हैं, आपका ठीक था, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड मोर देन 3 फीटल पोल वाली बात, एंड वो बहुत तेजी से आप बोल रहे थे कि प्रेजेंटिंग ट्विन हार्ट केफेलिक प्रेजेंटेशन, वो भी आपको थोड़ा ठीक, एंड देन यू सेड दैट एस्टिमेटेड बेबी वेट कुड नॉट बी assessed or whatever, लेकिन उसके साथ ये आपको रीजन बोलना होता है कि because of multiple fetal parts, and then again if fundal height is more, or if it is more than normal distended abdomen, then you should comment about the palpable contractions as well, especially in case of anemia with twins, and the amount of liquor again could not be assessed because of the multiple fetal parts, वो आपको बोलना था, एंड देन यस द एस्टिमेट द फीटल हार्ट रेट ऑफ बोथ द ट्विंस। तो इस तरीके से अब मोर देन 3 फीटल पोल से क्या मतलब है? मैम मींस के इन सिंगलटन प्रेगनेंसी वी हैव 2 पोल्स जो अप्रिशिएट होते हैं, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, नीचे से तो किफालिक लग रहा था, लेकिन ऊपर से जो है क्या कहते हैं, आई कुड नॉट अप्रिशिएट, एंड डेफिनेटली आफ्टर स्कैन मैंने पहले देख लिया था तो मुझे पता था। मोर देन 3 फीटल पोल की बात तो नहीं होती इसमें, एटलीस्ट 3 फीटल पोल आपको मिल जाते हैं जो आपने पीए करते हुए थोड़े से फील करके शो भी कराने होते हैं। एक उसका प्रेजेंटिंग होता है जैसे कि केफेलिक, और एक उसका थोड़ा ऊपर राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में 2 पोल्स आपको मिलते हैं। जो चौथा पोल आप समझ रहे हो जैसे कि आपने मोर देन 3 पोला, वो तो इज इम्पॉसिबल टू पैल्पेट, जो कि ऑब्वियसली सेकंड ट्विन का प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, वो तो ढूंढना इम्पॉसिबल है। सो मे बी 3 फीटल पोल्स वर फेल्ट, ये बोल दो। मोर देन 3 फीटल पोल तो फिर इसका मतलब है कि ट्रिपलेट्स या मोर देन इस तरह के बच्चे हैं। तो अगर आप 3 फीटल पोल बोल दो तो इसका मतलब होगा ट्विंस है। और किसी ने क्वेश्चन भी किया हुआ है, डू वी हैव टू हेयर सेपरेट हार्ट साउंड इन केस ऑफ ट्रिपलेट एंड आल्सो फॉर 1 मिनट ईच? Triplet match is really not, it's really very difficult. Twin में yes, you have to hear fetal heart rate of each baby for 1 minute, और उसकी निशानी ये है कि दोनों हार्ट बीट या हार्ट रेट आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर मिलेंगे। अगर एक आपको अम्बलाइकस के राइट साइड पे थोड़ा लोअर करके मिल रहा है तो दूसरा आपको अम्बलाइकस के ऊपर लेफ्ट की तरफ मिलेगा, और इन दोनों में डिफरेंस 10 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा का होना चाहिए।
इन हर सूरत, वरना 10 to 15 बीट्स पर मिनट का डिफरेंस होता है तो ही क्योंकि अगर आप नोट करो या स्कैन भी जब कर रहे हो तो एक ही बेबी के फीटल हार्ट बड़ी दूर तक इसकी रेंज जा रही होती है। तो जब आप मोर देन 10 का डिफरेंस करोगे तो दैट विल प्रूव दैट शी इज रियली हैविंग 2 बेबीज। ट्रिपलेट के अंदर तीनों के फीटल हार्ट ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। एक तो बच्चे जरा छोटे होते हैं साइज में, देन अगेन जिस तरह मैंने कहा है कि एक के फीटल हार्ट जो है वो बहुत रेंज तक सुनाई दे सकते हैं ऑन अ फीटोस्कोप। तो ट्रिपलेट में 2 बच्चों के तो मोर देन 10 to 15 बीट्स पर मिनट के आप ढूंढ लो कि तीसरे का फिर आपका नहीं होगा तो यू कैन से दैट बेबीज अगर 2 से ज्यादा है तो तीसरे का आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गेट एन अल्ट्रासाउंड डन टू रिकन्फर्म। इवन अल्ट्रासाउंड में बड़ा मुश्किल होता है तीनों के अलग अलग ढूंढना, तो वो फिर गलत बात हो जाएगी कि अगर आप तीनों की निकाल के वो फिर नजर आ जाएगा ना कि आप ड्रामा कर रहे हो। लेकिन ट्विंस में यू हैव टू फाइंड 2 fetal heart rate separately. If you cannot find, then you will have to say that हैं तो twins because 3 poles मिल गए, but एक के मिल नहीं रहे, so you will have to get an ultrasound done to reconfirm because अल्लाह ना करे but it can be an IUD with an alive twin. So वो तो आप फिर करोगे। तो जिस तरह भी पश्मीना ने एग्जामिनेशन बोला तो और भी अच्छा होता कि अगर ये कहती कि 2 fetal heart rate were heard. One was on the right side of the umbilicus, lower right side of the umbilicus, which was 140 beats per minute, and the other was heard on the upper left side of the umbilicus, which was 152 beats per minute, right? So this is actually a definition of twin pregnancy on abdominal examination, which is that 2 fetal heart rate more than 10 to 15 beats per minute apart, heard absolutely in opposite poles. So this is actually something which will prove that she is really having twin gestation. तो इस वजह से आपने ना इसको इस तरीके से एग्जामिनेशन बोलना है। Okay. ठीक है, तो ये सारा अपना एग्जामिनेशन भी करेक्ट कर लें। अगेन यू वर कवरिंग एक्चुअली ईच एंड एवरीथिंग से ज्यादा ही कवर कर लिया, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट में कवर कर लिया। टाइम से ज्यादा फिक्र करनी है कि आपने रजिस्टर कराना है बात को, और क्या रजिस्टर कराना है ये पता होना चाहिए। हर बात रजिस्टर नहीं कराने की जरूरत होती कि हर चीज को कवर किया जाए, तो वो नहीं। लेकिन अगेन अब इसमें अब शी इज अ केस ऑफ ट्विन विद अनीमिया। आई वांट टू नो द कॉज ऑफ अनीमिया। एक्चुअली द कॉज वाज इन योर हिस्ट्री, बट बात ये कि ना वो आपने खुद रजिस्टर की ना आपने एग्जामिनर को रजिस्टर कराई कि उसको एचएमबी था या प्रॉपर्टी की वजह से था या वो एचएमबी का तो उसकी ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं थी। शी वाज गिवन मी कि नॉर्मल फ्लो था, नो क्लॉट्स, कुछ नहीं, फिर हो 2 to सकता 3 है ना उसकी ट्विन ही थी उसकी रीजन। बेसिकली मुझे लगी थी कि शी इज नॉन कंप्लायंट विद आयरन, उसको वो बिल्कुल, एंड टॉलरेट शी नहीं हैड हो देन रहा अगेन ट्विन प्रेगनेंसी, तो इस वजह से हो गया सारा करेक्ट। वो भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपने आगे गायनेकोलॉजिकल में वो लिखा। सो ओवरऑल ये है कि यू वर राइट एक्चुअली इन मेनी थिंग्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्चुअली, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा रजिस्टर कराओ तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो गुड। और चलो अब इन्वेस्टिगेशंस मांग लो। किसी और ने कुछ ऐड करना है या पूछना है हिस्ट्री में तो पूछ लें। नहीं है, चलो अब आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस मांग लो। Ma'am, I would like to have the blood group with RH factor. बी which was पॉजिटिव, मैं बताती जाती हूँ। Okay, ma'am. Her a complete blood count with rats and dices. Only I will say the complete blood count in which I need the hemoglobin gram per deciliter, platelet count and total leukocyte count in cubic per 8 minute. ग्राम्स पर डेसीलीटर इसका हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, टीएलसी भी नॉर्मल है। And then I would like to have the urine detail report. मैम मुझे एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज है कि मुझे जब यहाँ पे पता चल गया कि इंडाइसिस लो हैं तो मुझे रेड सेल इंडाइसिस यहीं पे मांग के बात खत्म कर लेनी चाहिए या बेसलाइन पहले कंप्लीट करनी चाहिए? मर्जी है। देखो मोस्टली वैसे बेहतर ही होता है कि जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन गलत मिल गई है ना, जैसे सीबीसी में कुछ गड़बड़ मिल गया है तो वहीं पे उसकी डिटेल्ड चीज मांग लो। कहीं पे अगर आपको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव मिल गया तो वहीं पे चाहे उसके आप एलएफटीज मांग लो, इंस्टेड कि आप पहले बेसलाइन पूरे करो, उसके बाद आप सोचो कि अच्छा सीबीसी ठीक नहीं था तो मैं मांग लूँ, या इसका यूरिन में इन्फेक्शन आई थी तो मैं इसका वो मांग लूँ कल्चर। तो जहाँ पे जो चीज है वहां पे उसकी चीज पूरी करके आगे चलो, ठीक है ना। I will need the mean corpuscular volume, rats and dices in which I need the mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin concentration and mean corpuscular hemoglobin. सारा लो है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक वाला। Okay.
I will need a urine detailed report in which I need the biochemistry. I want to see the protein, glucose, and nitrites. And in microscopy, I would like to know the pus cells, epithelial cells, and red cells. इसके प्रोटीन +2 है और पस सेल्स 12 to 14 है. I would like to know urine culture and sensitivity for label. Not available. Hepatitis surface B antigen, anti-HCV, COVID Negative. PCR. Okay. Random blood sugar 1 hour postprandial. 92. Peripheral smear if available. Peripheral smear में hypochromic microcytic hypochromic. Serum ferritin levels. Low है वो. Stool for ova and cyst. Not available. Okay. Dating scan. Dating scan is not available. Anomaly scan. We'll talk about it. Okay. Any recent scan? क्या चाहिए recent scan में आपको? Recent scan, I would like to know the fetal biometry of the both fetus, in which I would like to see the abdominal circumference, bipetal diameter, estimated fetal weight and femur length, placental localization, chorionicity, Leica volume, and these things I want to know. नहीं, ये आपका तरीका ठीक नहीं है. अगर ये सिंगल प्रेगनेंसी होती तो किस तरह मांगते recent scan? Recent scan, I would like to know the fetal biometry, in which I would like to see the bipetal diameter, abdominal circumference, femur length, estimated fetal weight, Leica volume, and placental localization, and lie and presentation of the fetus. देखो एक तरीका है जी. जब आप इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हो, कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसी हैं कि वो हर गायनी का एग्जामिनर जो है ना, दोनों बैठे होंगे ना, और चाहे तीसरा ऑब्जर्वर बैठा, वो पेन साइड पे रख देंगे और सिर्फ सुनेंगे कि आपके मांगने का स्टाइल क्या है. यू नो इट रियली मैटर्स. वहाँ पे आप याद रखो, जितने लोग आपके साथ अपीयर हो रहे हैं, जिनका वाइवा वो एग्जामिनर ले चुका है या आपके बाद जिनका लेना है, वो सब थ्योरी पास करके आए हैं. वो सारे एस्टैब्लिश्ड वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि वो इतनी जबरदस्त 4-5 साल की ट्रेनिंग, इतना एक्सपोजर, इतने मरीजों की जानें बचा के थ्योरी टॉक्स क्लियर करके वहाँ के बैठे हैं. हु सेज कि वो उनमें से कोई पास नहीं होने के काबिल? कोई नहीं. सबको सब कुछ आता है. इतना लेटेस्ट के शायद एग्जामिनर से ज्यादा आता है. अब आपने कुछ ऐसा वहाँ पे बोलना है कि उन सबसे बेहतर बोलोगे तो पास होगे. फिर भी देखो पासिंग रेट कितना कम है, क्योंकि वही बात है कि 60 की नहीं, आप 70 की तैयारी करके जाओगे तो एग्जामिनर शायद आपको 60 दे देगा % मार्क्स, ठीक है ना, फिर शायद पास होगे. अब वहाँ पे हर एक को अल्ट्रासाउंड मांगना आता है. शायद आप मेडिसिन का डॉक्टर जो मेडिसिन के FCPS में अपीयर हो रहा है, आप उसे कहो कि एक पेशेंट का रिसेंट ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन आपने मांगना है, आप क्या क्या देखना चाहोगे, शायद उसके मांगने का भी यही स्टाइल हो जो आपने बोला. सही. मुझे डेट एंड पीरियड ऑफ जेस्टेशन भी मालूम नो, नहीं. आपका एक तरीका है जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली क्या देखना है. यू विल स्टार्ट डेट शीट तो ऑब्वियसली रिसेंट स्कैन कह दिया तो रिसेंट ही दूंगी ना. पिछले एक हफ्ते का भी डेट से क्या है, आज का नहीं तो कल का होगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा अल्ट्रासाउंड का उसमें? मतलब कि अगर वो 17 की जगह 15 का स्कैन है थर्ड ट्राइमेस्टर का, तो इट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस. स्कैन की रिपोर्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में 2-3 दिनों से फर्क नहीं पड़ेगा. बट द थिंग इज दैट यू विल स्टार्ट विद नंबर 1, नंबर ऑफ फीटसेस, राइट. अभी मैं सिंगल प्रेगनेंसी का स्कैन बता रही हूँ. फिर आप उसको स्टार्ट करोगे उस फीटस से. आपने फीटस को देखना है, आपने प्लेसेंटा को देखना है, आपने ST रेशियो या वेदर यू रियली नीड टू नो अबाउट द डॉपलर और नॉट, आपने उस प्लेसेंटा की हर चीज को देखना है. आपने उसके बाद उसके लाइकर को देखना है, किस तरह देखना है. डू यू नीड टू नो AFI और यू नीड टू नो सिंगल डीप पॉकेट की मेजरमेंट. देन यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि चलो एनॉमली स्कैन तो आपने मुझे नहीं दिया, जितना भी थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन में मिल सकता है वो वाली फाइंडिंग. मतलब
आपने इस तरह नहीं किया, वो तो हर दुनिया के हर डॉक्टर को पता है कि मेरे एक बेबी का बायपैराइटल डायमीटर होता है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होता है, शायद एंड पे जाके याद आ जाए कि उसकी मुझे प्रेजेंटेशन भी देखनी चाहिए, शायद एंड पे जाके मुझे याद आ जाए कि उसकी फीटल कार्डियक एक्टिविटी भी मैं देखूंगी है कि नहीं. No, for us each and everything is important and is scientific. We are not talking about any doctor, we are talking about an FCPS gynae के डॉक्टर. ठीक है, आपने इसी तरह आपने उसका मांगना शुरू करना है नंबर ऑफ fetuses, lie, presentation, cardiac activity, baby movements. And we know that इसकी क्या importance है. Baby movements just not mean कि baby movements. अगर उसके अंदर decrease movement लिखा है तो मुझे पता है कि इसका biophysical और Doppler की क्या importance होगी. ठीक है ना. इट्स नॉट जस्ट दैट मैं किसी, तो ये आपने चार पांच चीजें नहीं मांगी तो क्या मांगा. उसके बाद आप फीटस से शुरू करोगे कि फीटस की मुझे मेजरमेंट चाहिए, ये मुझे इसकी मेजरमेंट चाहिए, कोई एनॉमली तो नहीं अपेरेंटली उसके अंदर नजर आया. देन टॉक अबाउट द लाइकर. उसके लाइकर में इफ यू थिंक दैट फॉर यू AFI इज इम्पोर्टेंट, आस्क फॉर इट. इफ यू थिंक दैट फॉर यू क्या कहते हैं सिंगल डीप पॉकेट की मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट, देन आस्क फॉर इट. और आस्क फॉर एनी ऑफ दीज. आपको कि AFI या सिंगल डीप पॉकेट की मेजरमेंट है तो वो मुझे दे दे. Then you have to talk about the placenta, exactly placental localization. Now this patient is a twin pregnancy अगर for example, तो आप तो इसके placenta के पीछे पड़ जाना चाहिए आपको. बहरहाल उसके बाद आप उसकी तीसरी चीज मांगोगे, अनोमली हमने पहले बात कर ली. अच्छा, उसके बाद आप कहोगे कि एनी ऑफ द एनी अदर एनोमली, या कोई होता है amniotic बैंड होते हैं, एनी अदर पैथोलॉजी इन द अल्ट्रासाउंड, या एनी अदर पैथोलॉजी सीन इन द पेल्विस. क्या पता कोई ओवेरियन सिस्ट साथ में पड़ी हो, क्या पता कोई और नई बात को स्कैन में दे दियो, कोई फाइब्रोइड दे दियो, सबसिरोजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आपने इसी तरह ही मांगना है क्योंकि जिस तरीके से आपके माइंड में ये सारी बातें हैं. वी आर नॉट अपियरिंग इन मेडिसिन FCPS कि हमें किसी ने कह दिया कि ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन में आप क्या क्या मांगोगे. ठीक है ना, क्योंकि हर चीज की एक सिग्निफिकेंस है. उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है मुझे एग्जामिनेशन पे किफायत लगे, बट क्या स्कैन पे और कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल स्कैन पे कोई और चीज भी आ सकती है. इसी मतलब इस तरह से आपने ये सारी चीजें मांगनी है. तो ऐसे हैपहैजर्डली नहीं कि पहले फीटस की चार, भाई मैं क्या करूं बायपैराइटल डायमीटर, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और उसका. हाउ कैन यू आस्क एट अ वेरी फर्स्ट प्लेस बेबी IUD पड़ा हुआ है, आप बायपैराइटल और उसका पूछी जा रहे हो, बेबी की मूवमेंट कम हुई हुई है. यू आपने सिस्टमैटिकली ही पूछना है. आपके अल्ट्रासाउंड पूछने के स्टाइल पे आप पास या फेल होते हो, गायनी के स्कैन पे भी और ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन पे भी, क्योंकि दिस इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. दीज आर लिटिल थिंग्स जो कि कैंडिडेट्स में डिफरेंस क्रिएट करता है. ठीक है, तो आपने अपना ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन. अब ना दिस इज अ ट्विन प्रेगनेंसी, सबसे पहले नंबर ऑफ फीटसेस तो मांगो. क्या पता कोई एक पेपरेशियस ट्विन पड़ा हो, एक तीसरा पड़ा हो ट्रिपलेट, 2 ट्विन हो और एक ट्रिपलेट वहां पे हो पेपरेशियस टाइप. ठीक है ना, तो वो आपने जरूर मांग लेना. ठीक है मैम. ओके. हाँ, तो आपने नंबर ऑफ फीटसेस मांगने हैं, आपने प्रेजेंटेशन मांगनी है दोनों फीटसेस की. फिर फीटस 1 करके बात करो, फिर फीटस 2 बात करके बात करो. ईच एंड एवरी फीटस हैज गॉट इट्स इंपॉर्टेंस. क्या पता एक की मूवमेंट कम हो, एक की ना हो. क्या पता एक के गिर लाइकर ज्यादा हो, एक के गिर ना हो. क्या पता किसी एक में नॉर्मली आई हो, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ईच आप कहोगे फीटस 1 प्रेजेंटेशन क्या है, लाई क्या है, फिर उसका obviously fetus 1 is always the one which is the lower fetus. वो नंबर 1 लेबल होता है अल्ट्रासाउंड पे, fetus 2 ऊपर वाला लेबल होता है. तो fetus 1 करके आप उसकी डिटेल पूछोगे. देन एस्टिमेटेड बेबी वेट ऑफ fetus 1, एस्टिमेटेड बेबी वेट ऑफ fetus 2, इन दोनों का करके, क्योंकि इन दोनों के भी तो डिस्कॉर्डेंस ऑफ वेट हो सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आपने ये सारा, ये ट्विन का स्कैन तो इतनी जल्दी खत्म ही नहीं हो सकता कि जितनी जल्दी आपने कर दिया. और फिर श्योरिटी ऑफ द क्यूरियोसिटी. ओके, इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन नहीं है इसका, लेकिन अभी शायद कोई तो कमेंट किया होगा. देन अगर इधर आप पूछ लेते कि इन दोनों बच्चों के जेंडर क्या है, तो क्या ही बात हो जाती. ठीक है ना, जेंडर इटसेल्फ विल इंडिकेट अस समथिंग. इट कैन नॉट बी मोनोकोरियोनिक, राइट. सही. अगर वो कहें कि दोनों फीमेल है, और कई दफा हम थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन पे फिर लिख के भेज देते हैं अल्ट्रासाउंड वाले को कि इफ वी डोंट नो द क्यूरियोसिटी फ्रॉम द बिगिनिंग, देन वी कैन राइट डाउन कि इन बच्चों के जेंडर भी आप बताएं, बिकॉज अगर एक मेल और एक फीमेल है तो वही बात तो बहुत आसान हो गई. फिर इट मींस इट्स नॉट मोनोकोरियोनिक, राइट. डाइकोरियन. सही. Yes, these are few little things which we all actually know,
बट इसको मांगने का एक तरीका है, प्लीज इसको प्रैक्टिस ठीक है। करो, वरना कोई फायदा नहीं, वरना पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर लोग इतना ब्यूटीफुली स्कैन मांगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि रिपोर्ट तो नहीं आया सामने, लेकिन एक पूरी पिक्चर सामने आ गई है कि एग्जैक्टली इसको क्या चाहिए, बिकॉज हर पॉइंट की एक सिग्निफिकेंस है, वो आपका डिलीवरी प्लान डिसाइड कर रहा है, फर्दर मैनेजमेंट उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो आपने अच्छा और क्या मांगोगे रिसेंट स्कैन के अलावा? Ma'am, you have given me the proteinuria of +2. तो मैम मैं इसमें मांगूंगी स्पॉट प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो मांगूंगी, इसकी मैं अभी बात करते हैं, और बताओ और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन मांगोगे? and with this I will need the blood pressure charting for last 24 hours. And ब्लड प्रेशर चार्टिंग, ओके गुड। and मैम फेरेटिन तो आपने वैसे बता दिया, मुझे लो है, तो इसके आगे फिर मुझे फर्दर कुछ लोग कहते हैं टीआईबीसी भी साथ ही मांग लो, सीरम फेरेटिन टीआईबीसी इज लाइक पार्ट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड मैं वैसे इस बात पे एग्री नहीं करती कि थैलेसीमिया के लिए आप उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओ, लेकिन बिकॉज इट इज कम्प्लीटली सारे इंडिसेस मैंने आपको लो दिए हैं, लेकिन कुछ वार्ड्स में प्रोटोकॉल होता है कि डिस्पाइट ऑल दिस दे डू द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ एवरी पेशेंट हु इज कमिंग विद लो हीमोग्लोबिन, लेकिन इसमें अगर आप नहीं भी कराओगे तो इट्स जस्टिफाइबल बिकॉज अगेन इट्स एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन। सही मैम, ठीक है। और And ठीक है, चलो और कोई कुछ किसी ने ऐड करना है तो अभी फिर हम और बात कर लेते हैं, यूरिन की बात कर लेंगे। मैम हम लोग इसमें फीटल इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट मांग सकते हैं? क्यों? मैम फीटस का देखने के लिए स्टेटस, अगर हर एक में एको मांगोगे क्या? हर एक में फीटल एको होती है? नहीं मैम, ट्विन की बात कर रहे हैं, अगर ट्विन में मतलब बेबी को अगर हमें लग रहा है क्योंकि एक आईयूडी है, क्योंकि नहीं, हमें इसमें तो आईयूडी नहीं है। वैसे मैं पूछ रही हूँ मैम, अगर मतलब मांग सकते हैं हम लोग? नहीं, क्यों? देखो, अच्छा मुझे बताओ आपका कौन सी सिटी से हो डॉक्टर हमीदा? मैम फ्रॉम लाड़काना। Okay, Larkana में who does fetal echo? Do you know name of a specific doctor who does fetal echo? नो मैम, मैं This ऐसे fetal echo is actually not done by a simple ultrasonologist. बिल्कुल मैम, मैं ऐसे ही It क्वेश्चन is पूछ very difficult to arrange. Even लाहौर में आप सोचो, हमीद लतीफ हॉस्पिटल में हमें पता नहीं कहाँ से बुलवाना पड़ता है fetal echo के लिए एक डॉक्टर. बिल्कुल। It is not easy to arrange somebody's fetal echo. So fetal echo is actually an investigation जो सिर्फ indicated हो ही तो कराएंगे, ठीक है ना? Even if one is IUD and one is alive, but there is no indication, like there is no family history या कोई sibling में history नहीं है cardiac disease की, और fourth chamber heart view 22 weeks का normal रहा है, patient is not diabetic, और IUD की cause आपको पता है कि क्या हुई है, and it's not a monochorionic baby, तो you don't need fetal echo even in one twin with IUD. And लेकिन खैर अगर तो दोनों alive हैं and there is no indication at all, fetal echo is ना सिर्फ ये कि हमारे मुल्क में आराम से रेंज नहीं होता, इंटरनेशनली भी you don't need to get fetal echo in every patient unless कोई specific indication हो उस केस में. ओके मैम, थैंक यू। You're welcome. So इसकी यही बात है ना कि कितना रिसोर्सेज का इस्तेमाल है, हम तो पता नहीं कहाँ से बुलाते हैं फीटल एको के एक डॉक्टर, जो पता नहीं लाहौर में शायद 2 ही होंगे या पता नहीं कितने ही होंगे, गिनती के कुछ लोग ही होंगे जो फीटल एको करते होंगे। सो वो उस तरह नहीं करने की जरूरत। फाइन, चलो गुड। अच्छा, यूरिन का जो है +2 प्रोटीन यूरिया, बट अगेन देखो मैंने आपको दिया 12 to 14 पस सेल्स, तो आप इससे बेहतर है कि मिड स्ट्रीम यूरिन मांगो। दूसरी चीज ये कि आप कल्चर मांगो, और you can always treat patient empirically and then get the urine repeated, या सिर्फ urine albumin later on repeat करा लो, क्योंकि protein urea with pus cells is a common thing to see, right? So +2 पे अभी आप, because again वही spot test या 24 hours urine collection, वो आप extra use of resources करोगे, स्पेशली अगर पेशेंट में कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री नहीं है, ना कोई सिम्टम उसके अंदर हाइपरटेंशन वाला है, तो ये एकदम से हम प्री एक्लेम्शिया तो इसको नहीं ना लेबल करें जो हम इसके 24 आवर्स यूरिन एल्ब्यूमिन या उस तरफ चले जाए, तो आप इंस्टेड उसको यूटीआई ही लेके चलो और उसको ट्रीट करके देन यू कैन ऑलवेज रिपीट हर यूरिन कंप्लीट अगेन या यूरिन एल्ब्यूमिन, ताकि हम उसका वो देख लें। ठीक है, गुड।
अच्छा, और अच्छा अगेन देखो बात ये है कि जब आपने सीबीसी मांगा तो जब मैंने 8HB कहा तो बहुत तो बेहतर होता है कि आप एक दफा डेट स्पेसिफाई कर लेते, क्या पता मैं पिछले महीने का सीबीसी बता रही हूँ। Okay, तो let's वो see. एक छोटी सी बात थी, वो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, वो तो खैर चलो। और बाकी ठीक है सारा। आई थिंक आपने ब्लड शुगर आपने रैंडम की जगह टाइम्ड वाली ब्लड शुगर मांगी, तो वो इसलिए भी बेहतर था बिकॉज डायबिटीज के बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी है, इसमें डिरेंज ब्लड शुगर लेवल स्पेशली एट थर्ड ट्राइमेस्टर थोड़ा सा इसकी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब और आगे चलो, फिर और कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई और बात किसी ने, अच्छा मुझे बताओ इसमें डॉपलर मांगोगे? मैम नहीं मैं आई डोंट थिंक सो कि मैम कोई इंडिकेशन इसने लिखा क्या है इंडिकेशन होती है डॉपलर की? मैम कोई तरह से हिस्ट्री हो रेज ब्लड प्रेशर की या कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही हो ना रिसेंट स्कैन में ग्रोथ की, तो मैं वो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी देखने के लिए कर सकती हूँ। बाकी इसके अंदर पेशेंट ने कहा वो 33 वीक्स पे है। जी हाउ डू यू नो देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी? मैम ऑन स्कैन अगर मैं इसको देखती हूँ, अब इसका अगर मेरे पास ग्रोथ स्कैन्स हैं इसके 2 to 3 वीक्स अपार्ट, उसमें मैं देख रही हूँ कि इसके फीटस स्कैन में आती है 32 वीक्स की या 31 वीक्स आता है दोनों जी फीटसेस की, हम्म और जेस्टेशनल एज बन रही है 33 + 5 वीक्स। मैम कहते हैं वैसे बेसलाइन डॉपलर करवा लेना चाहिए ये कहते नहीं है, आप बताओ क्या करना है? कहते पे तो बात नहीं चलेगी ना, आपने साइंटिफिक बात करनी है। जी मैम वो मैं लॉजिक की इसको बना रही हूँ कि मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा डॉक्टर का। मैं बताती हूँ रीजन इसकी, एक ना टिप है। अच्छी बात है, रीजन की बात है, लेकिन मैं आपको एक ना टिप देती हूँ एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीजों में दिमाग काम नहीं कर रहा होता। आप उस तरह के उसमें होते हो कि जब तक आपके रिफ्लेक्सेस ना बने हो आपसे वो चीज नहीं होती। डॉपलर आपने किस किस में कराना है? डॉपलर आपने हर उस पेशेंट में कराना है जिसमें आपकी फंडल हाइट रिलायबल नहीं है। उसमें तो कराना ही है जिसमें फंडल हाइट आपकी कम आ रही है, जेस्टेशनल एज ज्यादा है। जैसे कि अगर मरीज 34 वीक्स की आ रही है, फंडल हाइट 30 वीक्स आई है, या आपको 28 वीक्स या स्मॉलर बेबी पीए पे लगा है, तो यस यू नीड डॉपलर। चाहे वो स्कैन के ऊपर आपको 34 वीक्स का ही बेबी दे रहे हैं, बट आपको एग्जामिनेशन पे बच्चा छोटा लगे, फंडल हाइट इज लाइक 30 वीक्स एंड जेस्टेशनल एज इज 34 वीक्स, यू नीड डॉपलर। उसकी वजह ये है कि जो रिसेंट स्कैन है वो तो डेट से स्पेसिफाइड है ही नहीं, उसका डेट से, रीसेंट स्कैन का तो डेट से इतना इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि +- 3 वीक्स होता है रीसेंट स्कैन। इसीलिए तो हम अर्ली ट्राइमेस्टर स्कैन से डेट की बात करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर से तो हम डेट की बात ही नहीं करते। लेकिन हमारी फंडल हाइट और हमारा एग्जामिनेशन फॉर द एस्टिमेटेड बेबी वेट इज एन इंडिकेटर जो हमें शो करता है कि ये कुछ ठीक नहीं जा रहा। ठीक है ना? पीए पे हाथ रखते ही या तो हमें लाइकर कम लगा तो यस डॉपलर इज इंडिकेटेड, या हमें बेबी का वेट कम लगा यस डॉपलर इज इंडिकेटेड। नाउ there is a condition in which you find larger for date fundal height like polyhydramnios, या फिर you get twins, या फिर you get pregnancy with a fibroid, now in which your fundal height is actually not reliable। ठीक है ना? जी उसके अंदर व्हाई डू वी नीड डॉपलर, बिकॉज वी डोंट नो कि ये फंडल हाइट, अब ये ट्विन की वजह से फंडल हाइट ज्यादा है, हमें क्या पता कि किसी एक ट्विन का एसडी रेशो ज्यादा हो। हाँ, मतलब हम हमारी एक तो कंडीशन होती है ना, फंडल हाइट भी 34 वीक्स बन रही है, जेस्टेशनल एज भी 34 या 33 वीक्स बन रही है, चलो रिसेंट स्कैन भी उतना ही आ गया, वी डोंट नीड डॉपलर, दैट्स इट। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें आपकी फंडल हाइट इज नॉट रिलायबल बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन, मे बी पॉली, मे बी ट्विन, मे बी फाइब्रॉइड और मे बी मैक्रोसोमिया इवन, जिसमें जब मरीज बार बार आपके क्लिनिक पे आएगा फॉलोअप विजिट पे, आप फंडल हाइट पे रिलाई नहीं कर सकते कि ये ग्रो कर रहा है बच्चा या अंदर ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके तो पॉली है, क्या पता बच्चा ग्रो कर नहीं रहा और पॉली बढ़ी जा रहा है, क्या पता फाइब्रॉइड बढ़ी जा रहा है, बच्चे की ग्रोथ कहीं ना कहीं हिंडर हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके लिए एक बेसलाइन डॉपलर कराने में कोई हर्ज नहीं है। सो देयर इज नो हार्म के वैसे तो ट्विन में, एंड देन अगेन अगर हमें कोरियोनिसिटी नहीं पता तो हम इसे एज मोनोकोरियोनिक भी लेके जा सकते हैं। तो आप इसके अंदर इसको डॉपलर वैसे भी कराओ, मोनोकोरियोनिक में तो वैसे 2 वीकली डॉपलर बनता है आफ्टर 16 वीक्स, और डाइकोरियोनिक में भी 4 वीकली डॉपलर बनता है आफ्टर 20 वीक्स गाइडलाइन के मुताबिक। तो आप इसके अंदर तो वैसी बेसलाइन में डॉपलर मांग लोगे। तो सिर्फ रिसेंट स्कैन ही, आपको तो पिछले स्कैन भी वैसे इसके मांगने चाहिए थे, लेकिन चलो। तो इसके अंदर तो डॉपलर मांगोगे ट्विन की वजह से, बिकॉज योर फंडल हाइट इज नॉट रिलायबल, एंड देन डॉपलर इज इंडिकेटेड बिकॉज किसी एक बच्चे का भी एसटी रेशो ज्यादा मिल सकता है आपको। तो इसलिए अगर आप एक बेसलाइन करा लो तो आपका बेहतर रहेगा। ठीक है?
ठीक है मैम, ओके, मैडम थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन मेरा इन्वेस्टिगेशन से? क्वेश्चन था, हाँ जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम ग्रोथ देखने के लिए इसको डॉपलर देखेंगे, लेकिन मैम उसके लिए सीरियल ग्रोथ स्कैन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे एज कम्पेयर टू डॉपलर? नहीं नहीं, सीरियल ग्रोथ स्कैन ही होते हैं, यूर राइट, नॉट ग्रोथ फॉर द प्लेसेंटल ब्लड फ्लो। क्योंकि अगर प्लेसेंटल, एक तो चीज होती है ना कि जहाँ पे हमें एस्टिमेटेड बेबी वेट कम मिला है, तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली एसटी रेशियो इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। बट इसके, आप सही कह रहे हो, जहाँ पे एस्टिमेटेड बेबी वेट है वहाँ सीरियल ग्रोथ स्कैन प्लस डॉपलर आएगा। लेकिन जिसके अंदर आपको फंडल हाइट या एग्जामिनेशन इज नॉट रिलायबल फॉर असेसिंग द एस्टिमेटेड बेबी वेट और फॉर द एसटी रेशियो, तो उसके अंदर एक बेसलाइन डॉपलर फॉर द एसटी रेशियो कराएंगे। अगर आपको बेबी का वेट कम मिलता है देन सीरियल ग्रोथ स्कैन्स। मैं मतलब फीटो हमने लॉट जरूर करना है ऊपर के। मैम फीटो प्लेसेंटल सबा कर दिए फीटो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी को जरूर होगा। यस, फीटल प्लेसेंटल, थैंक यू। यस बिल्कुल, वेलकम। ठीक है, जी मैम, ठीक है। चलो गुड। और जल्दी से मैनेज कर लो, फिर हम टाइम वैसे हो गया तो वी कैन, हम मेरा ख्याल है अगले हफ्ते भी वैसे ट्विन कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कर लो मैनेज, ताकि फिर हम अगला केस करेंगे अगले हफ्ते। ठीक है, चलो, हाउ विल यू मैनेज पश्मीना? I will complete my missing investigations. वेरी गुड। मैम मैं आगे बस बोलती चूंकि अनोमली स्कैन आपने What are the investigations you don't have at the moment? मैम you have told me that अनोमली स्कैन we will discuss later. That was the things you have given me. चलो वो नॉर्मल था। ठीक है। As my patient is Gerda 3/2+0 at 33 weeks फिर of स्कैन भी मांगो ना, रीसेंट स्कैन भी नहीं दिया हुआ मैंने। मैम वो तो दिया था एक्चुअली। मैम रीसेंट स्कैन भी दे दें। चलो, मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक है, राइट? जी And the rest of the parameters are according to her dates are normal, and presenting twin is this cephalic. okay. Another twin? Other twin is also cephalic. Okay. Same. As my patient is Gerda 3/2+0 at 33 weeks with twin gestation, monochorionic diamniotic with moderate anemia and with urinary tract infection and is symptomatic. I will keep my patient admitted. Explain the diagnosis to my patient. Counsel regarding the fetal-maternal complications. My aim is to keep her hemoglobin level more than equal to 11 gram per deciliter at the time of delivery to avoid interpartum and postpartum complications. I will involve the multidisciplinary team in which me as obstetrician, hematologist, anesthetist, and blood bank is also informed to arrange and cross-match the blood, required blood at the time of need. I will arrange 1 pint of 1 pint of PCV that will be given in ward. I will inquire about the improvement in patient's symptom as well. It is assumed that 1 pint of PCV will raise hemoglobin by 1 gram per deciliter. If her symptoms are resolved, I will calculate her dose for parenteral iron as she is removed from term. I will calculate her dose by using the Ganzoni formula, which is 380 milligram, which can be fulfilled by 2 parenteral doses by giving the iron sucrose on alternate days, which will be given next day from the transfusion and other on the very next day, and the reactions and vitals will be monitored. If after that, with this, I will inquire her about the fetal movement by giving the fetal hip count chart, daily monitor fetal heart sound twice daily, get her obstetrical scan done weekly, and go the scan 2 to 3 weeks. Counseling her regarding the risk of preterm labor is doubled in twin pregnancy. With that, I will also treat her urinary tract infection by giving the tablet Cefixime 400 milligram once a day with tablet Flagyl 400 milligram a day for 7 days. She will be discharged to home after the resolution of the symptoms and advise weekly antenatal visits. On each antenatal visit, I will inquire about the fetal movements and physiofundal height, like the volume, and obstetrical scan for the presenting part. And I will also, for fetal well-being, I will also discuss about the at 36-week visit. I will discuss about the contraception, breastfeeding, and vaccination of the babies, and the mode of the delivery first. Sorry, I will discuss about the mode of delivery, contraception, breastfeeding, and vaccination of the baby, need of neonatal intensive care unit, and also counseled her to take her Hematinics 3 months postpartum.
at 36 completed weeks, she'll be admitted, and after discussion with the couple and discussing the pros and cons of induction of labor and कितने वीक्स पे एडमिट किया दोबारा आपने? 36 weeks. मैम मोनोकोरियोनिक है ना, so we have to terminate at 36 weeks. आप बोलते हो ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? Induction labor. I will discuss the pros and cons of induction of labor with cesarean section. As the patient wishes for the induction of labor, as she has previous normal vaginal deliveries, I will induce her after assess the bishop and do the topography. Keep one pen PCV in hand as the risk of postpartum hemorrhage is high. I will keep the tablet prostaglandin E2 in posterior fornix of the vagina and repeat the dose after 6 hours. अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, आपके वैसे मैनेजमेंट बाकी बहुत सारे लोगों से बेहतर है, हिस्ट्री से ज्यादा अच्छी मैनेजमेंट है। अच्छा द थिंग है इसके, ठीक है, लेकिन ना बड़ा अजीब सा हो गया सारा काम। पहली चीज, जब आपने बातें ठीक थी, वो आप आगे पीछे बड़ा बोलते हो। यू हैव टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। बात आप अच्छी करते हो, बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें करते हो जो नॉर्मली कई लोग नहीं करते, बट आप इतना आगे पीछे बोलते हो कि वो चीज ना पिक करनी पड़ जाती है। देखो 36 वीक्स पे आप क्लिनिक पे बैठ के भी उससे डिस्कस कर रहे थे पोस्टपार्टम क्या करना चाहिए और कॉन्ट्रासेप्शन क्या करनी चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और पता नहीं 3 महीने पोस्टपार्टम उसने क्या करना है। फिर एकदम से अगली लाइन में बोला कि शी विल बी एडमिटेड एट 36 वीक्स। क्या वो विजिट कोई और था और अब एडमिशन वही वाला था। What do you think that patient wants to know about admission first, or she wants to know about the importance of breastfeeding or contraception first at this visit? No, these two things are not to be discussed in the same visit. How can a patient who is being counseled about induction of labor versus cesarean section is counseled about contraception plus, etc., etc., etc.? Is this the time that you need to discuss about contraception? 36 weeks primary gravida या single pregnancy वाले patient में discuss किया जाता है, जिसको हम 40 weeks पे induce कर रहे होते हैं, ताकि उसे घर जाके सोचने का भी टाइम मिले कि उसने करना क्या पोस्टपार्टम में। जी। सो ये इतना ओवरलैपिंग था कि मजा ही नहीं आया उसका। मैम वो सिंगलटन वाला जो है ना, वो जो एक पैटर्न फॉलो हम करते हैं वो उससे हुआ, लेकिन इसका जो है ना 36 वीक्स पे हमें मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस करना है। देखो वाइवा में यू डोंट नीड टू फॉलो एनी पैटर्न, यू नीड टू फॉलो पेशेंट साइकी। आपने मरीज को एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ पेशेंट लेके चलना है। आप डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहे, आप उस इंसान को ट्रीट कर रहे हो जो आपके सामने बैठा है। आप पैटर्न और थ्योरी कर रहे हो, क्लियर? नाउ यू हैव टू डील विद द ह्यूमन साइकी। हाउ कैन अ पेशेंट हु इज लिसनिंग टू द पॉइंट, आप खुद को उसकी जगह पे रखो कि कोई आपसे ये डिस्कस कर रहा है कि अब ये जो ट्विंस टर्म के पहुंच चुके हैं, यू आर नाउ एडमिटिंग हर बिकॉज यू नीड टू डिलीवर द बेबीज, आप उसे घंटा लगा के ब्रेस्ट फीडिंग की बातें करी जा रहे हो। मतलब दैट्स रियली इरिटेटिंग। मतलब वो आपसे सवाल बार बार पूछेगी, अच्छा इंडक्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इजंट इट अर्लियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या आपने मुझे डेक्सा कवर दे दिया था, क्या आपने मुझे मतलब इस तरह की बातें वो तो करना चाहती है। वो क्या ब्रेस्ट फीडिंग से उसको लेना देना इस टाइम पे? हाँ, यही चीज आप पहले कर लेते शायद, तो फिर वो हो जाता अगर आपने करनी थी बात इससे। दूसरी चीज ये चीज इस तरीके से नहीं आपने इंडक्शन और उसकी बात करनी, ये बहुत कैजुअल एटीट्यूड लगा इन सारी चीजों में। फिर एक और चीज, जब आप 33 वीक्स पे मरीज आपके पास वार्ड में, आपने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया कि इसको ये मेरे पेशेंट को प्रॉब्लम्स है, सो आई विल एडमिट हर, आई विल काउंसिल हर, उसके क्या रिस्क हो सकते हैं अगर मैंने एडमिट ना किया। आपने उसको एडमिट करके ब्लड भी लगा दिया, उसके सिम्टम्स ठीक करके बहुत ही अच्छी आयरन रिप्लेसमेंट करके, आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, ट्रीट कर दिया। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में खाम खा के कुछ लोग भी ऐड किए जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है, वो बाद में बताती हूँ। लेकिन बहरहाल आपने वो सारा बड़ा अच्छा करते करते आपने, यानी कि अच्छा उसके बाद आपने कहा कि अब आपके ख्याल से वो पेशेंट एडमिटेड है। जहाँ तक मुझे समझ आया 3-4 दिनों में उसका काम खत्म हो चुका था, हीमोग्लोबिन उसकी बढ़ चुकी थी और उसको आपने आईवी आयरन भी दे दिया हुआ था कि एकदम से बात शुरू हुई कि मैं उसको डेली फीटल के काउंट दूंगी, सीटीजी इस तरह करूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो सारी चीज़ों के बाद अभी यानी एडमिशन ही चल रहा था, एंड आई वाज थिंकिंग कि व्हाई शी केप्ट इन द वार्ड अप टिल नाउ। मैं तो उस मरीज को कोविड कराने लगी थी कि फिर एकदम से बात आई कि अब मैं उसे डिस्चार्ज कर दूंगी। आई डोंट नो वो डेली फीटल के काउंट कितना लंबा चौड़ा, मतलब वो कोई लिंक ही नहीं बना। या तो आप उस टाइम पे करते जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कर रहे थे और जब आप उसको आयरन लगा रहे थे। मैंने ये तो कहा कि विद दिस आई विल, मैंने ये कहा कि मीनवाइल जो मैंने ट्रीटमेंट दी है, विद दिस आई विल इंक्वायर अबाउट द फीटल मूवमेंट बाय गिविंग द फीटल। ब्लड तो एक दिन में लग गया, ब्लड तो उसके बाद 2 दिन में हमारे 500 आयरन लगा।
तो 3 चलो दिन तो हमारे ठीक है, पास सही ना। आयरन के लिए भी आप उसे एडमिटेड रखोगे, यानी कि वो भी ठीक बात नहीं है। खैर चलो, अच्छा, जाहिर है आयरन तो ओपीडी बेसिस पे लगती है, ओपीडी पे भी लग सकते हैं, यस। और क्योंकि सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए हैं, हम तो वो सिर्फ कोविड नहीं तो डेंगू हो जाएगा, कुछ एक चीज तो उसको होनी है वार्ड में। अच्छा चलो, बहरहाल तो उसके साथ साथ यूटीआई थोड़ा सा भूल के उसमें एम्पेरिकल ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। मैं वो मैंने बताया, मैंने कि यूटीआई बताया, भी चलो ट्रीट वो कर मिस हो दूंगी। गया, ठीक है। सो आपने करना है कि शी इज एट 33 वीक्स। जी शुरू में आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, उसमें जब आपने एम किया तो वहीं पे आप उसको ले जाओ कि टिल टर्म बोल दो फिलहाल। ठीक है। देखो जब आप 36 वीक्स पे लाए हो ना पेशेंट को, चलो अगर बीच में आपने ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह मिस भी कर दी है तो अब उसे मिस ही रहने दो। अब आप 36 वीक्स पे उसकी इतनी अच्छी मैनेजमेंट करो कि हर चीज कवर हो जाए। 36 वीक्स पे लाके आप एक चीज तो ये कहो कि मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन पे पता चला है कि इट्स मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक। आई डोंट नो दैट इट रियली इज मोनोकोरियोनिक और नॉट, बिकॉज ये कोरियोनिसिटी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, बट आई विल टेक इट एज मोनोकोरियोनिक बिकॉज अनलेस प्रूवन अदरवाइज, वही वाली बात है ना। तो इफ इट इज नॉट प्रूव्ड till now because of the lack of early trimester scan report, so but now my ultrasonologist is saying that it's monochorionic, so I will take her as monochorionic and I will explain to her pros and cons of taking her beyond 36 weeks. And at the same time I will explain to her that I have given her DEXA cover, which you should have given, jo miss ho gaya, lekin khair I have given her DEXA cover, और twin की 36 weeks पे एक्सक्यूज मी प्री टर्म वाली बात उस तरह से नहीं है जैसे कि सिंगल प्रेगनेंसी की होती है, बट बिकॉज ऑफ मोनोकोरियोनिसिटी फायदा ज्यादा है और रिकमेंडेशन है दैट आई विल प्रोसीड एट 36 वीक्स। बट उसे मैंने ऑप्शन दे दी है, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट कि वो इफ शी विशेस कि शी वांट्स टू कंटिन्यू फॉर अनदर वीक, जैसे कि पेशेंट होती है उसकी फैमिली में कोई सीपी चाइल्ड रह चुका और शी थिंक्स दैट वो प्री टर्म की वजह से हुआ एंड शी सेज कि नहीं मैं तो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने 1 हफ्ता और गुजारना है, मैंने 2 हफ्ते और गुजारना है, तो दैट विल बी द सेकंड ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट, लेकिन मैं उसको साथ बताऊंगी क्योंकि कोई पता नहीं कल को 2 प्लेसेंटा निकलना है, फिर मरीज मेरे से आकर लड़े। जो अवेयर पेशेंट्स होती हैं, पढ़ी लिखी पेशेंट्स, दे चेक देयर प्लेसेंटा आफ्टर ट्विन प्रेगनेंसी आल्सो वेदर इट वाज मोनोकोरियोनिक और डाइको, दे नीड प्रॉपर नोट्स कि उनके बच्चे आइडेंटिकल वाले थे, मोनोकोरियोनिक थे या डाइकोरियोनिक थे। तो अगर वो 2 प्लेसेंटा निकल गए और मैंने 36 वीक्स पे कर दिया और किसी एक बेबी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी, तो यू नो पेशेंट कैन ऑलवेज कम बैक टू यू एंड fight with you कि you have done a wrong thing. So I am telling my patient very clearly that it's given in the 3rd trimester scan that it's monochorionic because I don't have an early trimester scan report. So I will have to go with this report because मैं इसको मजीद हार्म में तो नहीं ला सकती डाइकोरियोनिक लेबल करके. So if it is, now I'm taking it as monochorionic. For monochorionic, 36 weeks is the best time considering pros and cons and according to the guideline and the recommendation also. However, I will give her option as well that if she wants to continue, तो फिर according to her wish I will continue. जिस तरह के हम पोस्ट डेट भी ले जाते हैं अगर मरीज के, वरना हम एक डेट उसे दे देते हैं इंडक्शन की. So 36 weeks पे अब now at 36 weeks I would like to review my patient regarding history and examination. क्या पता वो पहली लेबर में उसकी कोई मूवमेंट्स, फीटल मूवमेंट्स कम हो. So I will start with the history, especially for the fetal movements, labor pains, any change of blood pressure, maybe rise in blood pressure, etc. etc. वो सारी चीज़ें, या मे बी ब्लीडिंग उसको हो रही हो या कुछ भी, वो सारा. एंड देन ऑन एग्जामिनेशन स्पेशली एनीमिया से रिलेटेड, एंड देन हर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कंप्लीट जिसमें अगेन प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है और उसके फीटल हार्ट वो दोनों के क्या हैं और कोई पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है. एंड आई विल डू हर बिशप स्कोर और फिर वो बिशप डिसाइड करेगा कि इंडक्शन वर्सेस सिजेरियन सेक्शन. इंडक्शन का तो यस बिशप स्कोर पे डिसाइड होगा कि किस चीज़ से इंड्यूस करना है. सिजेरियन सेक्शन इज द सेकंड ऑप्शन अगर वो ऑप्ट करना चाहती है, बट उसके लिए और भी बेहतर हो कि अगर आपने पहले कॉन्ट्रासेप्शन डिस्कस की थी आइदर पीपीआई, यूसीडी और बीटीएल एट द वेरी सेम टाइम, और या फिर बाद में 1 मंथ पोस्टमार्टम आप उसका जो भी कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करोगे. सो ये सारा आपका मोड और टाइम ऑफ डिलीवरी का आंसर होना चाहिए. सो यू शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स एंड देन डिसाइड कि आपने किस डेट कितने जेस्टेशनल एज पे उसको डिलीवर करना है. ठीक है मैम, ओके. ठीक है, तो इस तरीके से आपने चलना है. और डोंट फॉरगेट एनी इन्वेस्टिगेशन जो इधर उधर दी हो, जैसे यूरिन है, आप कहोगे कि आपने शायद कहा भी कि कल्चर सेंसिटिविटी वेट करूंगी, एम्पेरिकली ट्रीट कर लूंगी और खुद. अच्छा, आपने मल्टी रिसेप्शन में एनेस्थेटिस्ट को इन्वॉल्व किया, आई डोंट नो व्हाई एट दैट टाइम. एनेस्थेटिस्ट को क्यों इन्वॉल्व किया? एनेस्थेटिस्ट को मैंने काटना भूल गई, न्यूरोलॉजिस्ट को काट दिया था, एनेस्थेटिस्ट है ये. क्या हम हर ऑप्स के पेशेंट में एनेस्थीसिया वाले को लाके खड़ा नहीं मैम, ये ऑब्स्टेट्रिशियन हेमेटोलॉजिस्ट या हेमाटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं. हाँ, अनीमिया है तो हेमाटोलॉजिस्ट भी ठीक था, लेकिन अभी एनेस्थेटिस्ट की जरूरत नहीं थी.
तो ये सारी चीजें जो है ना आपने देख के जरूर बोलनी होती हैं। बाकी आई थिंक लेकिन द वे यू टोल्ड मैनेजमेंट वाज इंडीड मच बेटर देन मेनी अदर पीपल, जो मैंने लोगों को मैनेजमेंट में आए बाई शाइन करते देखे, आपने बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से बोला। लेकिन जब मोर और टाइम, वो जिससे मैं कहती हूँ ना कि एक टाइम ऐसा आता है जिसमें सारे 2 या 3 जितने भी एग्जामिनर बैठे हो अपना पेन साइड पे रख के सिर्फ आपकी शक्ल देख रहे होते हैं कि नाउ लेट्स सी हाउ शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग। और वही आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच को एक्सप्लेन वही शो कर देता है कि आप कहाँ खड़े हो। उसमें अगर आपने कहीं आगे पीछे ब्लंडर भी मारा हो तो वो इतना जबरदस्त कवर हो जाता है, बिकॉज दे गेट टू नो के यू नो योर पेशेंट, कि आपने उसको किस वजह से 36 पे किया है। बिकॉज अगेन इफ यू डोंट हैव द डेटिंग स्कैन और द अर्ली ट्राइमेस्टर जिसमें डिक्लेयर नहीं हुआ, तो लीगली भी आप जस्टिफाइड नहीं हो उसको 36 पे करने के लिए। लेकिन उसको कैसे जस्टिफाई करना है वो आपने एक पेशेंट को पहले बता दिया। ठीक है मैम। ठीक है ना जी इस तरीके से चलना। चलो आई थिंक और कोई क्वेश्चन तो नहीं। मैडम एक क्वेश्चन है, मैडम ट्विन प्रेगनेंसी में पीए पे एस्टिमेटेड फीटल वेट दोनों फीटसेस के We don't हम need to लोग talk about it. It's not possible to comment on the estimated baby weight of each fetus. उसकी वजह ये है कि because of the multiple fetal parts, why do you really need to be that enthusiastic in finding the estimated baby weight of each fetus? 2 बच्चे अंदर हैं तो आप को पूरे को 2 को अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते एक्चुअली। तो मैडम मैं आपको यही कि कहना cannot चाह be रही थी कि नहीं assessed. कर सकते हम लोग नहीं कर सकते, बोलने नहीं की बात तो अलग है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। बिल्कुल ओके थैंक यू। ठीक है चलो थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग सोच के अगली दफा पूछ लेना, इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे।